एग्जाम का टाइमिंग वैसा रहा कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ये 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है कि दौड़े और 10 सेकंड में पूरी कर ली। द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ यू फिनिश द रेस। कि अभी 2025 में आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? मैथ्स में जेई मेन का लेवल ऑल ऑफ अ सडन बहुत बढ़ा, ये गलती हमें नहीं करनी है क्योंकि 2000। अच्छा जी सर, आपने आप। तो ऐसे केसेस भी देखे होंगे कि जो स्टूडेंट्स जो जितना अच्छा परफॉर्म कर पाते थे, जस्ट बिकॉज एग्जाम का टाइमिंग वैसा रहा कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जी देखिए, तो इसमें हम शुरू से मैं बच्चों को एक बात बताता हूँ। ये जो जेई का एग्जाम है या इनफैक्ट नीट भी है, ये 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है कि दौड़े और 10 सेकंड में पूरी कर ली। ये एक लंबी मैराथन है। और आप दुनिया के किसी भी एथलेटिक कोच के पास जाएं मैराथन सीखने के लिए, वो आपको ये बात बताएंगे, इन मैराथन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ यू स्टार्ट द रेस, द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ यू फिनिश द रेस। हम्म। ये जो 50-55 दिन बचे हैं, मैंने अपने करियर में इतने केसेस देखे हैं। वो बच्चे जिनका पूरे साल भर पूरे सेशन भर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चला था, जो अपनी कोचिंग में अपने इंस्टीट्यूट में अच्छी रैंक नहीं ला पाते थे, लेकिन आखिरी तक कछुए की तरह चलते 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 वो तगड़ा परसेंटाइल अच्छा ले आते हैं, जो वाकई में उनके साथ वालों को लगता है अरे यार ये कहां से इतना ले आया। तो ये जो आखिरी के 1-1.5 महीने है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहता है, क्योंकि इस समय बच्चों का, हर बच्चे के मन में ये आता है सर बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है सर, बहुत टेंशन हो रही है। तो हिंदुस्तान का 95% से ज्यादा बच्चा डर में, घबराहट में अपनी पढ़ाई की एफिशिएंसी डाउन कर लेता है। तो जिन बच्चों ने इस समय हिम्मत रखी, जिन्होंने इस समय बस करते रहे, स्लो पेस पे आगे बढ़ते रहे, वो आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए ये 45 दिन और एग्जाम का 3 घंटा, ये लिटरली आपके पिछले कई महीनों के जो पाप हैं, जो हमारी आलस है या जो गलतियां हैं, उनको धो सकता है। तो जिन बच्चों का अभी तक उतना अच्छा नहीं चला है, आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, और रिजल्ट वाले दिन फिर हम बात करेंगे। ये 45 डेज एंड वो 3 घंटे, आपकी किस्मत वाकई में पलट सकते हैं अगर आज से भी अपन ने स्मार्टली वर्क करना शुरू किया तो। हम्म। अच्छा सर, स्टार्ट में हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे उनके डिफिकल्टी लेवल चेंज हुए थे। तो उसी के बारे में थोड़ा और बात करना चाहूँगा कि अभी 2025 में आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि किस तरीके का पेपर होने वाला है, बेस्ड ऑन आपके इतने साल के एक्सपीरियंस की, जिस तरह से डिफिकल्टी चेंज होती जा रही है। जी बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो इसमें पहले हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, तो मैं एक बार मैथ्स ऐड कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखेंगे 2021-22 वगैरह का मैथ्स का भी देखें, मैथ्स में जेई मेन का लेवल ऑल ऑफ अ सडन बहुत बढ़ा था। मतलब है ना, इनफैक्ट कई क्वेश्चंस जेई मेन में मैथ्स के ऐसे आ रहे थे जो जेई एडवांस के लेवल के थे या उससे भी टफ होने लग गए थे। ठीक है। तो इससे बच्चों के मन में ये आ गया था, और इनफैक्ट कई कोचिंग्स में भी ये वाला चीज बोल दिया गया था कि अगर 10-11 क्वेश्चन भी अगर कर लो, 25 में से 10-11 क्वेश्चन भी अगर आप कर लो, यू विल गेट मोर देन 99 परसेंटाइल। ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि 2024 में भी मैथ्स का टफ था, डिफिकल्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री के मुकाबले नो डाउट डिफिकल्ट था, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट, उतना भी लेंदी नहीं था जितना बच्चे मान के गए थे। तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं 10-11-12 क्वेश्चन कर लूंगा और मुझे 99 परसेंटाइल मिल जाएगी, वो 14 कुछ सही क्वेश्चन करने पे भी नहीं मिली। तो ओह। इसीलिए कोई प्री माइंडसेट्स के साथ नहीं जाना है कि केमिस्ट्री में मुझे 23 करने हैं और मैथ्स में मुझे 12 करने हैं। आप अपनी तरफ से तैयारी करें, और उस समय एग्जाम, उस समय पेपर को देख के आप अपना अटेम्प्ट करें। माइंडसेट अगर बन गया कि मुझे केमिस्ट्री में 23 करने हैं, और अगर केमिस्ट्री का पेपर टफ आ गया, आप 16 ही कर पाए, 17 ही कर पाए, तो आप उसी समय डिमोटिवेट हो जाओगे, आप उसी समय परेशान हो जाओगे कि मैं तो इतना सोच के गया था, इतना नहीं हो रहा है। तो थोड़ा हम्म। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। और मैं हमेशा अपने बैचेस में, मैं इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल अक्सर लेता हूं कि ही वॉज नॉट द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम। हमारे पास सचिन थे, द्रविड़ थे, बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन
वो 2 वर्ल्ड कप क्यों जिता पाए? क्योंकि वो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था, ही वॉज एबल टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो जो उनकी वो जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थी, जो कैप्टन कूल जो दिमाग ठंडा रखते थे, उस कैपेबिलिटी ने उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। तो हर बच्चे को अपने अंदर के धोनी को जगाना है कि एग्जाम में मैं कंट्रोल ना खोऊं। अगर आपका मान लीजिए कि केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं एक्सपेक्टेड, मान लो 16-17 पे अटके, बस अपने आप को ये बोल देना है कि अगर मेरा बैंड बज रहा है तो फिर यानी बाकी जनता का और भी अब मैं फिजिक्स और मैथ्स पकड़ लेता हूं। तो एक तो ये था कि एग्जाम हॉल में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, कोई प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ आप नहीं जाइए। अब बात आई आपके सवाल और लेवल की, तो इंपॉर्टेंट ये हो गया है, ये कोरोना के बाद से ही है। 2020 का जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ था, जो कि होना चाहिए था अप्रैल में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हो गया था सितंबर में, तब से और अभी तक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी एनसीईआरटी का वेटेज, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो शुरू से ही रहता था कि इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी करनी होती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल में इन्होंने, एनटीए ने ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं जो अक्सर कोचिंग में क्लास में हम लोग कवर नहीं करवाते हैं। अक्सर ऐसी चीजें जो थोड़ा सा नॉट इम्पॉर्टेंट या फिर वो बच्चों वाली चीजें मान ली जाती थी, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कई अच्छे बच्चों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि बड़ी बड़ी रिएक्शंस, बड़ी बड़ी मैकेनिज्म तो सब कर ली, वो तो टिप्स पर है, पर उसने वो पूछ लिया कि डीडीटी का यूज क्या है, वो बच्चा इग्नोर करके चला जाता है। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी को बच्चों बहुत अच्छे से करें। मान के चलिए आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आपके नोट्स में ना हो, जो आपको सर ने शायद क्लास में उतना डिटेल में ना करवाए हो, लेकिन वो एनसीईआरटी में होंगे, हम कहीं उसमें ना चूक जाएं, उसमें हम मात ना खा जाएं। तो अब पेपर की अगर आप बात करें, आप लोग प्रिपेयर बेटा करो 2023 के लेवल के हिसाब से, कि जो 23 तक जो आता था, जिसमें रिएक्शंस आती थी, मैकेनिज्म आती थी, उसके हिसाब से करो। लेकिन बैक ऑफ द माइंड रखना कि अगर एकदम इजी क्वेश्चन आ गया तो उस समय मैं पाँव जमीन पे रखूं। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, 2024 में देखिए ना 22-23 तक होता था, रिएक्शन दी जाती थी, उसका प्रोडक्ट आपको पता करना था। अब 2024 में मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि रिएक्शन दी गई है, उसका नाम पूछा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब जैसे ही अगर एग्जाम में अपने 7-8-9 क्वेश्चन लगातार सही होते हैं, बच्चा ओवर एंथुजियास्टिक हो जाता है, बच्चा एकदम से जोश में आ जाता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे भाई आसान है तो मेरे कॉम्पिटिटर भी तो कर रहे होंगे, तो उस समय वो ओवर एंथुजियाज्म में सिली मिस्टेक्स कर देता है, या उस सब्जेक्ट को वो कम टाइम दे देता है और अति उत्साह में वो कुछ गलतियां कर देता है। तो इसीलिए पाँव जमीन पे रखना है। अगर रेगुलर पेपर आया तो ठीक है, मैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से दूंगा, अगर आसान आया तो खुद को पिंच करना है, पाँव जमीन पे रखना है, अब मैं 2+3=6 जैसी एक भी सिली मिस्टेक ना करूं। तो मेन की पॉइंट यही है कि फ्लेक्सिबल माइंडसेट रहना चाहिए। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी टफ आ सकता है, जो मेरा सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं है वो आसान आ सकता है। तो उस समय जैसे बॉल को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना होता है, आपको उसी हिसाब से पेपर देना है। ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे कि भले ही कितनी भी तैयारी हो, उस टाइम स्टूडेंट किस तरीके से फील कर रहा है, किस तरीके का टेम्परामेंट है, वो बहुत ज़्यादा फैक्टर प्ले करेगा कि उसका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा।